हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हम लोग आज जो है डिस्कशन जो रहेगा वो काफ़ी ध्यान से मैं डिस्कस करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो डे है रिलेटेड टू सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। इसका मतलब क्या है? जैसे आप देख सकते हैं, आप किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ की फेमस कोई खाने वाली चीज़ है। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हमने प्रमोट करना, आगे लेके जाना, सस्टेन करके रखना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। होता है ना कि अगर कहीं हम जाएं तो पहले तो देखते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, खाने में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड मेरे को तो बहुत पसंद है। ठीक है, स्ट्रीट फूड एज़ कंपेरिजन टू जो होटल में फूड मिलता है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा मेरे को तो स्ट्रीट फूड पसंद है। ठीक है, तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसी उसी चीज़ को क्या करना है, हमने प्रमोट करना है इस डे के चलते। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है सेलिब्रेट इसको किया जाता है हर साल 18 जून को। एम क्या है इसका कि फोकस करना, जो मतलब जो रोल है गैस्ट्रोनॉमी, जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो है वो कैसे अहम रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम में, इसको फोकस करके चलना है। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी क्या रेफर करती है कि लोकल फूड जो है, ठीक है, जो फूड रहेंगे, भोजन जो व्यंजन रहता है उसको कैसे हमने प्रमोट करना है। सस्टेनेबिलिटी जो आइडिया हम लेके चल सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, इवन प्रिपरेशन ऑफ फूड जो है। ठीक है, तो इसको किस वे में हम वेस्ट ना करें इन सब चीज़ों को। ठीक है, नॉट वेस्टफुल ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन चीज़ों को हमने वेस्ट नहीं करना, उनको सस्टेन करके रखना है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए इसको सस्टेन करके रखना है, ताकि जो हेल्दी इन्वायरमेंट हम लोगों को मिल सके, हेल्दी फूड हम क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये डे का बेसिकली पर्पस यही है। नेक्स्ट है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे क्या रहता है? जैसे आपने देखा होगा कई जो लोग रहते हैं, बच्चों में ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि ये डिजीज़ आप बोल सकते हैं, बीमारी आप बोल सकते हैं इसको। ऑटिस्टिक जो है इसमें क्या रहता है कि जो कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। बाहर जो लोग रहते हैं ना, जैसे रिलेटिव्स आ गए घर पे, उनके साथ बातचीत नहीं करनी, अकेले में रहना, इंटरेक्ट नहीं होना लोगों से, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे मतलब अकेला रहना उनको सही लगता है, तो ये एक बीमारी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑटिस्टिक आप इससे रिलेटेड ये डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 18 जून को, ताकि इस जो बीमारी को टैकल किया जा सके। इम्पोर्टेंस है प्राइड जो रहेगा फॉर ऑटिस्टिक पीपल, एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा कि पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी में कैसे लाए जाएं, ताकि वो जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट हो सके लोगों के साथ। ठीक है, जैसे कहीं नहीं जाना, लोगों से घुलना मिलना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। तो ये जो है पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, ऑटिस्टम इस बीमारी का नाम है। ठीक है, तो साथ में मिलकर फैमिलीज़, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, केयर गिवर्स बन के, और प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलानी है कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इस बीमारी का नाम आप याद रखिएगा, ऑटिस्टम बीमारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बातें की जा रही है। फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट, फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट बोल सकते हैं हम। फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट का मतलब क्या रहता है कि जैसे आप यहाँ पे पिक में देखिए, जैसे ये सामान रहता है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, वो क्या रहता है, फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट सिस्टम रहता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इसमें बात की जाती है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी आप देख सकते हैं नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड आरएमआई इंडिया, इसके द्वारा न्यू रिपोर्ट रिलीज की गई है फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट इंडिया में। ठीक है, एक रोड मैप जारी किया गया है कि कैसे क्लीन करना है, जैसे क्लीन रखना है, कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो जो सामान हम लेके जाते हैं उसमें जो कॉस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है,
तो उसको डिक्रीज़ करने की बात, उस खर्चे को डिक्रीज़ करने की बात की जा रही है इस रिपोर्ट के चलते, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव गुड ट्रांसपोर्ट एंड प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले, ठीक है, रिड्यूस की जा सके लॉजिस्टिक कॉस्ट को। क्लियर है इतना? सामान लाना है या ले जाना है तो हाई कॉस्ट आ रही है, इसके चलते क्या होगा, हाई कॉस्ट के चलते क्या होगा, जो सामान की भी कॉस्ट आपको बढ़ती दिखेगी। अगर सामान की कॉस्ट बढ़ी है तो इसके चलते क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रैपिड ग्रोथ जो है, रैपिडली जो ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में, ऐसा देखने को मिला, एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। RMI की अगर बात करें तो ये इसको फाउंड किया गया 1982 में। क्लियर? तो इसके चलते क्या हो रहा है, जैसे ये प्लेग्यू हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जो देखने को मिलती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, कंट्रीब्यूट किया जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है यानी कि CO2 की जो मात्रा है वो कम की जा सके, एयर पोल्यूशन को, जो एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है सिटीज़ में, उसको कैसे कम करना है, इसके चलते ऐसी बातें इसमें की जा रही है, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है इसमें, इस चीज़ों को कंट्रोल करने में। तो आइए बात देखते हैं क्या हो रही है इसमें। रिड्यूस जब की जाएगी अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट 4% GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% आपको कॉस्ट में रिड्यूस देखने को मिलेगा, अगर इसको हम टैकल कर सकते हैं तो, ठीक है। अगर इसको अचीव कर पाते हैं तो 10 गीगा टन जो है क्यूमुलेटिव जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, ठीक है, उसको कम कर पाएंगे। और कम कर पाएंगे 2020 और 2050 के बिटवीन। और साथ ही साथ रिड्यूस कर पाएंगे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड PM जो है पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड 35% एंड पर्टिकुलेट मैटर जो है 28%, हम इसको कम कर पाएंगे 2050 तक, जो हमारा टारगेट है, ठीक है, उसको। और इसी के साथ जो है, जैसे जैसे इंडिया की फ्लाइट एक्टिविटी ग्रो अप हो रही है 5 फोल्ड टू 2050 तक, अबाउट 400 मिलियन जो सिटीजन्स हैं, आप देख सकते हैं गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं, ठीक है, 400 मिलियन सिटीजन्स मूव करेंगे सिटीज़ में। होल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्लाइट सेक्टर में। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, इफेक्टिव रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट होगा, ऑप्टिमिज्म जैसे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक एंड अदर क्लीन फ्यूल व्हीकल्स, यानी कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ट्रक में जो पेट्रोल यूज़ होता है अभी तक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, CNG वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसको यूज़ कीजिए। 8% से ज़्यादा जो हम 80%, अप्रॉक्स 80% जो है ये हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं बाहर की कंट्री से, इसको हम रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस बनने का भी यहाँ पे एक सिस्टम जारी हो जाता है, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा, जैसे ये सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं वो इंडिया की हेल्प करेगा सेव करने में 311 लाख करोड़, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेकेड्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, उसको एफिशिएंट बनाना और क्लीनर बनाना, ताकि इन्वायरमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जो की रोल प्ले किया जा रहा है, बेनिफिट जो रहेंगे इसके, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, स्पेशली मेक इन इंडिया का ये प्रोग्राम है, जो आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया का, रिकमेंडेशंस जो दी गई इसके चलते कि रेल नेटवर्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट को, यानी कि जैसे हाइड्रोजन वगैरह यूज़ करके इम्प्रूव करना है वॉर हाउसिंग एंड ट्रकिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसी मेजर्स एंड पायलट प्रोजेक्ट, क्लीन टेक्नोलॉजी अडोप्शन लेके आनी है, फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड लेके आना है, सक्सेसफुली डिप्लॉय की जाएगी ये। और सॉल्यूशन जो है ये इंडिया की हेल्प करेंगे इस्टेब्लिश करने के लिए, जो लॉजिस्टिक इनोवेशन है, एफिशिएंसी है, जो एशिया पैसिफिक रीजन में कैसे बना के रखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है स्टैट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल, यानी कि फ्यूचर के लिए हम इसको बचा के रख पाएँ, ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल, यानी कि ईजिली अवेलेबल हो सके, यानी कि सस्ते दाम पे, ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट को सस्ते दामों पे मतलब लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यही पर्पस है। इसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्टर जो है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस की, उनके द्वारा प्रिजाइड की वर्चुअल सेरेमनी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव्स लिए गए, जो लॉन्च किए गए, ठीक,
और प्रोवाइड करवाएंगे इसमें मेजर फिलिप एंड स्टैट इनिशिएटिव। स्टैट की फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड रहेंगे जो कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है, ऑयल एंड गैस मेजर्स, इसमें इंडियन ऑयल HPLC, ठीक है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टैट स्कीम जो है इसका एम क्या है कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन को सेटअप करना, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करना, ताकि जो कंप्रेस्ड बायोगैस जो है अवेलेबल हो सके मार्केट में, यूज़ ग्रीन फ्यूल, ठीक है। ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा उसको, उस एमिशन को कम करना, ठीक है। तो इसके चलते ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्टैट की अगर बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2011 में, अब इसको रिवाइज़ किया जा रहा है। टारगेट जो है कि प्रोडक्शन का 15 MMT ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस 5000 प्लांट्स को सेटअप करना 2023 तक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि यानी कि रैन। इसका क्या मतलब है राष्ट्रीय आरोग्य निधि का? आरोग्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक अम्ब्रेला स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। और हेल्थ मिनिस्टर्स जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इनका जो IT प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करवाएगा कैशलेस, पेपरलेस एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, यानी कि डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र देखने को मिलेंगे, पैसे कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा, डिजिटल तरीके से सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, कंप्रेसिव हेल्थ स्कीम फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, ठीक है, जो पहले MP रह चुके हैं, और एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स। राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी अप टू 15 लाख प्रोवाइडेड करवाया जाएगा पुअर पेशेंट्स के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, जो मेजर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर हो गया, रेयर डिजीज़ हो गई, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के द्वारा, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है मैक्सिमम अमाउंट इसमें 1,25,000 प्रोवाइड करवाया जाएगा पेशेंट्स के लिए। एनुअल इनकम जो है डज नॉट एक्सीड, यानी कि जिनके एनुअल इनकम जो है 1,25,000 तक नहीं है। टू डिफ्रे पार्ट एक्सपेंडिचर एंड हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, जितना भी खर्चा रहेगा वो हॉस्पिटल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है स्कीम वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेडिशन से रिलेटेड है। सेडिशन का मतलब क्या रहता है? सेडिशन होता है देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह के चार्ज देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमारे इंडिया में देखने को मिल रही हैं, बिकॉज कई बार सेडिशन के जो चार्जेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। कई जर्नलिस्ट के ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, या फिर आपको अभी न्यूज़ देखने को मिली थी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है 2019 का हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसी के उस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। तो बाद में इस सब चीज़ों को हटा दिया गया, यानी कि जिनके ऊपर ये चार्जेस थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो क्या देखने को मिला, अभी जो केस था सेडिशन का जो फिल किया गया था अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो थे विनोद दुआ, ठीक है, उनके ऊपर ये केस था, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे, तो उनके ऊपर से ये चार्जेस हटा दिए गए हैं, ठीक है। कोविड-19 लॉकडाउन जो था लास्ट ईयर तब ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो इनके द्वारा क्या क्या ग्राउंड लेवल पर क्या गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। तो उसी के चलते सेडिशन के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे। अगर इसकी बात करें, सेडिशन की बात करें, तो जब चार्जेस लगाए जाते हैं सेक्शन 124A जो IPC का है, इसके तहत ये सेडिशन के चार्जेस किसी व्यक्ति पे लगाए जाते हैं। ये पनिशेबल ऑफेंस है, और साथ ही साथ इसमें जो जेल हो सकती है 3 ईयर्स की हो सकती है, या फिर लाइफ टाइम के लिए हो सकती है, या फाइन और बोथ दोनों देखने को मिल सकते हैं। सेडिशन जो है ये आपको पहले बता दिया, ये जो क्राइम है ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है ये याद रखिएगा। 124A जो है IPC का, यानी कि इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है 124A उसके अंडर आता है। इसको अनेक्ट कब किया गया था, यानी कि इसको इनेक्ट किया गया 1860 में, इसको अनेक्ट किया गया था।
इंट्रोड्यूस जो किया गया है ये भी याद रखिएगा, सेडिएशन जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स स्टेफोन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सर जेम्स स्टेफन्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये भी आप चीज़ों को याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सेडिएशन के जो चार्जेस है वो क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो पनिशमेंट जो दी जाती है इसके अंडर, वो तो मैंने आपको बता दिया कितनी दी जाती है, 3 years और लाइफ टाइम या फाइन और बोथ दोनों आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम जब इसको यूज़ किया गया वो किसके ऊपर यूज़ किया गया, जोगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर इसको यूज़ किया गया। कब, 1891 में। क्लियर। फिर 1962 में एक केस आया जिस बहुत ही फेमस केस है, केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इसके चलते क्या चीज़ें देखने को मिली, ये जो केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो आया 1962 में, इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेडिएशन के चार्जेस आप लगा सकते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड मैनर्स में। ये नहीं कि किसी के ऊपर भी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये नहीं कि उस पर्सन के ऊपर सेडिएशन के चार्जेस लगा दिए। क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। कौन से केस में, केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ पीरामल फाउंडेशन जो है, दोनों साथ मिलके जो है इन्होंने लॉन्च किया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, यानी कि आप भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या रहते हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से उनको पुकारा जाता है। वो जो इसको जो लॉन्च किया गया है 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है इसका, कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे एरिया में जो लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा सके। मोस्ट जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और महाराष्ट्र। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव की अगर बात करें तो लोकल लीडर्स, सिविल सोसाइटीज़ हैं एंड वॉलेंटियर साथ में मिलके वर्क करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, इमर्जिंग जो इश्यूज वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसको टैकल करने की कोशिश की जाएगी। जो लीड किया जाएगा किसके द्वारा, इन सब चीज़ों को लीड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो रहेंगे वहाँ के। पार्टनरशिप रहेगी जो लोकल की जो एनजीओज हैं, 1000 एनजीओ साथ में मिलके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ काम करेगी। ओवर 1 लाख वॉलेंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा और वो जो वॉलेंटियर्स रहेंगे वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे जो 20 अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको। ठीक है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी वॉलेंटियर्स के द्वारा। एम क्या है कि जो एवरी अफेक्टेड पर्सन है, 102 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, ठीक है, उसमें लोगों में जो हेल्थ सिस्टम को लेके काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, उसको कम करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करवाना इंडिया के जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। क्लियर, आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में ये इंडिया में काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने को मिले हैं पुअर्स में। ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत इम्प्रूव की जाएंगी। प्रोग्राम जो है वो यानी कि लीड जो किया गया है नीति आयोग के द्वारा, मॉनिटर किया जाएगा इसमें रियल टाइम प्रोग्रेस जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है
ये इसमें बेस्ड है 49 इंडिकेटर्स, जिसमें 5 जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को सही करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है उस एरिया में, एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके चलना है, वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है, फाइनेंशियल एंड स्किल डेवलपमेंट जो है उसको कैसे आगे लेके जाना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लोगों को प्रोवाइड करवानी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि फूड आ जाएगा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। अगर ब्रॉड काउंटर्स की अगर बात करें इस प्रोग्राम को से रिलेटेड, CCC आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कन्वर्जेंस क्या रहेगा, सेंटर एंड जो स्टेट स्कीम्स है वो दोनों मिलके काम करेंगी। कोलैबोरेशन जो रहेगा, सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स रहेंगे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रहेंगे जो साथ में कलेक्टर्स रहेंगे जो साथ में मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे। कंपटीशन देखने को मिलेगा अमंग डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि मास मूवमेंट देखने को मिले, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिले डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट्स है वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सरल जीवन बीमा। सरल जीवन बीमा जो है वो लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन 2020 में इसको लॉन्च किया गया। पॉपुलर टर्म जो है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेगा अमंग द मासिस। जो IRDAI है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अक्टूबर 2020 में इसको मैंडेट कर दिया गया, जितने भी और लाइफ इंश्योरेंस है जो लॉन्च करेगी सरल बीमा प्लान 1 जनवरी 2021 से। सरल बीमा जीवन बीमा जो है रेगुलेटर यानी कि IRDAI क्या करेगी, इसको रेगुलेट करने का काम कर रही है। इंश्योरेंस प्लान जो है जो ऑफर किए जाते हैं, बेसिक प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करवाई जाती है लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिलोंग करते हैं जो लोअर इनकम कैटेगरी से। प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये, जो परचेज कर सकते हैं लोग एज ग्रुप के कौन कौन से, 18 to 65 ईयर्स के। पॉलिसी टर्म जो है 5 to 40 ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं की फीचर्स, पॉलिसी होल्डर्स कौन कौन से रहेंगे, 18 to 65 ईयर्स तक के जो रहते हैं लोग। पॉलिसी टेन्योर जो रहेगा 5 to 40 ईयर्स तक। मिनिमम जो है इंश्योर किया जाएगा 5 लाख एंड मैक्सिमम कितना 25 लाख। प्रीमियम जो है सिंगल, रेगुलर एंड लिमिटेड पे है। वेटिंग पीरियड 45 डेज। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ये रेगुलेट करने का काम करती है जितनी भी ये पॉलिसीज़ रहती हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अंडर ये किसकी आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती हैं। फाउंड इसको किया गया 1999 में। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे, हैदराबाद में है। चेयरपर्सन इसके सुभाष चंद्र कौंतिया इसके क्या है, चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पॉलिटी सेक्शन की अगर हम बात करें तो। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है हमारे पार्लियामेंट की, ठीक है, तो इनके द्वारा अभी क्या क्या डिसाइड किया गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एजेंडा जो है उसको डिसाइड किया गया है। बिकॉज आम सहमति नहीं बन पा रही थी इस ईयर के लिए, इसलिए इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एजेंडा क्या किया है, रेडी किया है। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के एजेंडे में से एक के रूप में जैसे आप बोल सकते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था इस ईयर के लिए यानी कि 2021 के लिए। बट पैनल के रूल के अनुसार क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी मेंबर्स के बीच में आम सहमति ना बन सके। ठीक है, तब तक किसी भी पैनल के रूल्स को या फिर किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं किया जा सकता। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये फॉर्म की जाती है एवरी ईयर, हर साल इसका गठन किया जाता है। स्ट्रेंथ जो रहती है 22 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो 15 मेंबर्स रहते हैं लोकसभा के रहते हैं एंड 7 मेंबर्स जो है राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। टर्म जो रहता है इनके ऑफिस का वो 1 ईयर तक ही एप्लीकेबल रहती हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन रहते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। 1967 की अगर बात करें तो चेयरमैन जो थे कमेटी के वो सिलेक्ट किए जाते थे ऑपोजिशन के द्वारा। ठीक है, चीफ जो फंक्शन है इनके कि एग्जामाइन करना, जैसे ऑडिट रिपोर्ट रहती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यानी कि कैग की जो रिपोर्ट रहती है उसको क्या एग्जामाइन करना, जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट इनके द्वारा पेश की जाती है। ये काफ़ी ओल्डेस्ट आपको कमेटी देखने को मिलती है जितने भी हाउस के पैनल्स रहते हैं उसमें से।
कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको फर्स्ट सेटअप कब किया गया था? 1921 में सेटअप किया गया था, जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी है इनकी। ठीक है, कहाँ कहाँ ये काम कर सकती हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकती हैं, वो लिमिटेशंस अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ब्रॉडली अगर देखें तो ये इंटरफेयर नहीं करती हैं जितने भी पॉलिसीज़ रहती हैं उसमें। ठीक है, बट पॉलिसीज़ में कितना खर्चा आया है उसको एग्जामाइन करने की इनके पास पावर रहती है, बट ये एक्सपेंसेस की जो लिमिट है उसको तय नहीं कर सकती है। ठीक है, ना ही ये इंटरफेयर करेगी जो डे बाय डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है उसमें भी इंटरफेयर नहीं करती है ये कमेटी। कोई भी रिकमेंडेशंस अगर कमेटी के द्वारा दी गई है, बिकॉज ये एक एडवाइजरी कमेटी है। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस जो हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा इग्नोर भी की जा सकती है, पर मानी भी जा सकती है। ठीक है, बिकॉज ये बाइंडिंग नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। बीइंग एन ओनली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये इशू नहीं करती कोई भी ऑर्डर, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं देती है। ओनली जो पार्लियामेंट है उनका फाइनल डिसीजन होगा कि इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, ये पार्लियामेंट पे ही डिपेंड करता है। आई होप आपको ये कमेटी जो है इससे रिलेटेड जो फैक्ट मैंने अभी बताए हैं कि आपको क्लियर हुए होंगे। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक प्रोवाइड रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।